कल मैं देख रहा था एक संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था अभी आपके सेकंड ग्रेड का, उसमें ग्रुप बी का पेपर था ये। और उस ग्रुप बी के पेपर में एक प्रश्न था, प्रश्न ध्यान से आंसर बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर देना है आपको। मिलने दो पहले एक बार। हाँ मिल गया। यह है क्वेश्चन है आपके फेरेल के नियम अनुसार। फेरेल के नियम अनुसार ग्रहीय पौने सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। ग्रहीय पौने सर्वाधिक विक्षेपित होती हैं। और इसके ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। नंबर ए, भूमध्य रेखा के पास। बी, 30 डिग्री नॉर्थ व साउथ के पास में। सी, 60 डिग्री नॉर्थ व साउथ के पास में। और डी, ध्रुवों के पास में। ये देखो आप लोगों का ये संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, अभी हुआ था जो पिछले दिनों। ग्रुप बी का पेपर है जीके वाला, उसमें ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है सी, 60 डिग्री नॉर्थ व 60 डिग्री साउथ। बहुत बढ़िया। और कोई? बी, 30 डिग्री नॉर्थ व साउथ। बहुत बढ़िया। और ए, भूमध्य रेखा पर। बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी कि सभी का आंसर गलत है, इसका आंसर होगा। अरे भाई, ये तो आपको लाइन फंसाने के लिए दी उसने। केवल आपको एक चीज जाननी थी। खोल के देखो एक बार, विक्षेपी बल पढ़ा है क्या आपने? क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? अभी मिल नहीं रहा, लिखा कहाँ है? कोरियालिस बल लिखा है क्या आपने? कोरियालिस बल लिखा है ना? लिखा है कोरियालिस बल, ठीक है। उसमें क्या लिखा है आपने? और कोरियालिस बल कौन सा बल होता है? विक्षेपित बल। कौन सा होता है? और इसमें क्या पूछा इसने? पौने सर्वाधिक विक्षेपित कहाँ होंगी? क्योंकि कोरियालिस बल सर्वाधिक कहाँ है? तो भैया इस सोच में बैठे हुए कि डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि हाँ एकदम डायरेक्ट जो आपने लाइन टू लाइन लिखा है बोलो वैसे प्रश्न आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। अब ये प्रश्न आपको पढ़ा रखा है कि नहीं? मैंने कहा कि थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, एग्जामिनर बहुत दिमाग लगाता है। इस प्रश्न को देखकर मैं समझ गया था कि मैंने कहा कि ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज रहेगी, फेरेल का नियम। नियम पर तो जाना ही नहीं था। फेरेल का नियम तो केवल इतना कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ को मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में। और चिल्ला चिल्ला कर पूरा 1 घंटा हमने इन 3 बलों के अंदर लगाया था कि कोरियालिस बल के कारण से पौने अपने मार्ग से विचलित होती हैं। विचलन का मतलब, और इस बल को हमने क्या कहा था? कोरियालिस को विक्षेपी बल। तो विचलन होगा यानी विक्षेपण ज्यादा लगेगा, और ज्यादा विक्षेपण कहाँ है? आपके ध्रुवों के ऊपर है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना था, लेकिन बेइज्जती करवा दिया आपने सुबह सुबह। किसी ने ए बताया, किसी ने बी बताया, किसी ने सी बताया। यही एग्जाम में होता है आपसे, हैं? यही चीज एग्जाम में करते हो आप लोग, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, गलती हो जाए अभी तो सुधारी जा सकती है, लेकिन बाद में एग्जाम में कोई चांस नहीं रहेगा। फिर नेगेटिव में और जाओगे आप लोग, क्योंकि उत्तर तो करोगे, आपका तो पड़ा हुआ है ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो लाइन पड़ी हुई है
उसको 100% करोगे। ध्यान देते नहीं हो आप लोग। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिनके ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होती है। मैंने एक बात बताई थी कि जब भी तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, लेकिन ऊंचाई में अगर वो शब्द काम में ले ले ऊंचाई, तो याद रखना तापमान और वायुदाब। अब हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में हो कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर बैरोमीटर में पारा गिरता है तो उस समय तापमापी में पारा बढ़ता है। कथन सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि दोनों में तापमान है, ठीक है, यानी संबंध समान पाया जाता है। हमने कहा कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से क्यों चलती हैं? दाब प्रवणता के कारण। अब वो कह दे कि निम्न में से पवन वेग सर्वाधिक होगा, एक साइड में लिख दे, ऑप्शन ए में लिख दे कि 1000 MB व 900 MB वायुदाब या दाब प्रवणता होने पर। ऑप्शन बी में दे दे वो 800 और 200 MB होने पर। ऑप्शन सी में दे दे वो 2000 व 1500 MB होने पर। और ऑप्शन डी के अंदर दे दे वो जैसे 700 व 50 MB होने पर। तो देखो यहां पर हम लोगों को, देखो यहां 600 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहां 650 का अंतर आ रहा है, और जितना ज्यादा अंतर होगा पवन वेग उतना ही ज्यादा होगा। बोल साहब आपने तो ये पढ़ाया नहीं था हमें। भाई साहब मैंने पढ़ा दिया, रियल बता रहा हूं, मैंने हर चीज पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है, लेकिन उसको समझना है आप लोगों को, 2 बार पढ़ना है कि वो कह क्या रहा है, जो जो वो कहना चाह रहा है। पहली बात तो आप लोगों के इतना जटिल प्रश्न बहुत कम बार आता है इस टॉपिक से, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट पेपर का ही प्रश्न लिखा है ये आपके सामने, ठीक है। तो हमारी कल बात रुकी थी कहां पर, ये बताओ अब? वायुदाब पेटियों पर। यहां से भी प्रश्न आता है एग्जाम में, ध्यान से समझना है इस चीज को। ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर से वही गलत करोगे प्रश्नों का उत्तर। रीट के एक सेट में क्वेश्चन था कि व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है। सेकंड ग्रेड के पेपर में था कि कौन सी गति जनित पेटियां हैं। सेकंड ग्रेड के एक सेट में था कौन सी ताप जनित पेटियां हैं। वहीं आप लोगों के ध्रुवीय, एक पेपर के अंदर आपसे वीडियो के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि गरजती चालीसा क्या है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न जो हैं इस डायग्राम में देखने को मिलेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, तो पृथ्वी पर जब हम चलते हैं तो ये हमारी जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हमने कहा था कि ये है भूमध्य रेखा। विषुवत कह दो एक ही बात है, 0 डिग्री कह दो, इक्वेटोर कह दो। सूर्य की किरणें यहां वर्ष भर कैसी गिरती हैं? लंबवत या सीधी गिरती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो इसका प्रभाव लगभग कितने डिग्री तक आएगा? और लगभग इसका दक्षिण में भी 5 डिग्री साउथ तक प्रभाव आएगा। इसी प्रकार यहां पर भी आप लोगों के 5 डिग्री नॉर्थ और ये है आपके 5 डिग्री साउथ। इस 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ के बीच में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो ये हमारे क्षेत्र है, और ये हमारे क्षेत्र है कौन सा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और इसमें तापमान अधिक आ रहा है, तो वायुदाब क्या होगा? तो भूमध्य रेखीय ये पेटी बनेगी, और इसको हमने कहा निम्न वायु दाब की पेटी। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ये पेटी बन गई साहब। जब यहां से पवनें दूर चली जाती हैं तो यहां पर वायु हमेशा शांत रहती है, और शांत रहने के कारण से ही इस पेटी को कहा जाता है शांत पेटी। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। और शांत पेटी को ही कहा जाता है डोल ड्रम पेटी। क्वेश्चन इस प्रकार था कि डोल ड्रम क्षेत्र पृथ्वी के किस भाग में देखने को मिलता है? तो ये भूमध्य रेखीय भाग में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब इसमें आगे हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहां पर क्या होता है कि ये पवनें कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना यहाँ की,
भाई पवन तो निश्चित रूप से गमन करी होंगी यहां से। गमन कहां करती हैं वो सुनिए, कि जब भी किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहां स्थान की जो पवनें होती है ना वो गर्म हो जाती हैं। गर्म जैसे ही पवनें होती हैं तो गर्म पवनें हमेशा धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं, और हल्की पवन हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर तीव्र आंधियां चलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां की पवनें गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती हैं, और वहां एक लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है जो अपनी ओर पवनों को आकर्षित करता है। जब पवनें, शुष्क पवनें उसकी ओर आकर्षित होती हैं तो रास्ते में जब चलती हैं तो डेजर्ट के अंदर धूल मिलती है उनको, तो धूल को अपने साथ लेकर तीव्र आंधी के रूप में वो प्रवाहित होती हैं। हाँ, कहाँ आंधी आई है? अभी आएगी आज आंधी। तो देखिए यहां पर भी वही स्थिति बनेगी कि साहब पवनें यहां पर गर्म हुई, अधिक तापमान हुआ। जब पवनें गर्म होंगी तो यहां से लगातार क्या होंगी? ऊपर उठेंगी। भाई अब पृथ्वी ऐसे तो नहीं है, ये तो बोर्ड है, इस कारण से फ्लैट पे ले लेते हैं अपन। तो यहां जैसे ये अपन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में खड़े हैं, वहां सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आई, या इसके ऊपर सूर्य भगवान है, तो यहां सूर्य की किरणों के अधिक तापमान के कारण पवनें गर्म हुई। गर्म पवन धीरे धीरे लगातार क्या होगी? ऊपर उठेगी। लेकिन ऊपर उठने पर हम एक बात जानते हैं कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आती है? गिरावट आती है। तो जब ये पवन लगातार ऊपर उठ रही थी तो एक स्थिति आएगी कि पूरी तरह से ये ठंडी हो जाएगी। और ठंडी पवन कैसी होती है? हमेशा भारी होती है, इसमें वेट होता है, लेकिन इनमें डाइवर्जन हो जाता है साहब। और डाइवर्जन होकर ये इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। एक साइड में तो ये पवन इस टेबल के पास में उतरना प्रारंभ कर देती हैं, और एक साइड में ये इस प्रकार से उतरना प्रारंभ कर देती हैं। नहीं समझ में आया? वापस से देखिएगा। जैसे हमने कहा कि ये सूर्य भगवान है, ठीक है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हम खड़े हैं। सूर्य की किरणें यहां पर कैसी आई? सीधी। सीधी आई तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि। और वृद्धि होगी तो यहाँ की पवनें क्या होंगी? गर्म होंगी, और गर्म होकर हल्की होंगी, और हल्की पवन ऊपर उठती हैं। तो जब यहां से पवन ऊपर उठ गई तो यहां तो बन गया क्या? लो प्रेशर, और इस क्षेत्र को हमने नाम दिया। लेकिन ये लगातार जो ऊपर उठ रही थी, ये पवन लगातार ऊपर उठते हुए ठंडी और भारी होकर, और लगभग 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और अब ये डाइवर्जन होना शुरू होकर, और अब यहाँ पर, और ये पवन यहाँ पर उतरना प्रारंभ कर देती हैं। जब ये पवन उतरती हैं तो ये लगभग पवन उतरती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से। तो ये पवन आपके 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री नॉर्थ से, और ये पवन आपके उतरती हैं 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में उतरती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उपोष्ण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? भाई 23.5 के ऊपर उपोष्ण क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जब पवन उतर चुकी है, यहां पर पवन आ गई है, तो पवनों का दबाव कम हो गया ज्यादा, और जब ज्यादा होगा तो यहां पर बनेगी उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। ये लो साहब, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, ठीक है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में बनी हमारे उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। वापस से समझें, सूर्य की सीधी किरणों के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र की पवनें गर्म होती हैं, और हल्की होकर ऊपर उठते हुए लगातार ठंडी व भारी होकर दोनों गोलार्धों में ये उतरना प्रारंभ करती हैं, और ये उतरती हैं आपके 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। तो ये लो साहब, 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य, और यहां पर उतरते हुए ये बनाती हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। अब मजेदार बात क्या कि दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान इन्हीं क्षेत्रों में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान इन्हीं क्षेत्रों में होता है, लेकिन बावजूद उसके यहां पर कैसा वायुदाब दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर तापमान का प्रभाव नहीं आया। तो
प्रभाव किसका आया, यानी पवन मूवमेंट कर रही थी, पवन गति कर रही थी, संचलन कर रही थी, उसका प्रभाव आया। तो आप बताओ इन पेटियों पर जब तापमान का कोई प्रभाव नहीं आया, जबकि इस पेटी पर किसका प्रभाव आया है। तो यहां तो हमने कहा कि ये तो ताप जनित पेटी है, लेकिन आप बताओ इन पर तापमान उच्च होने के बावजूद भी यहां उच्च वायुदाब बन रहा है, यानी विपरीत बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है आपके उच्च बन रहा है। तो इस पर प्रभाव किसका आया, गति का प्रभाव आया। तो आप बताओ ये दोनों की दोनों पेटियां कैसी होंगी, गति जनित पेटियां होंगी साहब। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक बार इस पूरी कहानी को वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा लास्ट बार। सर्वप्रथम सूर्य की किरणें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सीधी आती हैं, सीधी आकर यहाँ की पवनें गर्म होती हैं, गर्म होकर पवनें हल्की हो जाती हैं और हल्की पवन ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। ऊपर उठी हुई ये पवनें दोनों गोलार्धों में विभाजित होकर और 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में उतरते हुए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण कर देती हैं। और इस क्षेत्र में तापमान उच्च होने के बावजूद भी यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, जिसका कारण इस क्षेत्र में पवनों द्वारा लगाई गई गति का प्रभाव को माना जाता है। क्लियर। अगली बात देखिए दोस्तों, जब हम पहुंचे 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में, तो 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में जब हम देखते हैं यहां पर, तो पृथ्वी जो घूर्णन करती है हमारे, तो पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से जो पवन होती है उनको ये बाहर की ओर फेंकने का काम करती है, तो अपने से दूर भेजने का काम करती है घूर्णन के प्रभाव के कारण से। हालांकि यहां पर तापमान 60 डिग्री के बाद में देखो किरणें कैसी हो जाएंगी, सीधी कैसी होंगी किरणें। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ये क्षेत्र है आपके उपध्रुवीय क्षेत्र, कौन सा है, और इस उपध्रुवीय क्षेत्र में जब यहां से पवन दूर जाएगी, तो दूर जाने के कारण से यहां पर वायुदाब कैसा बनेगा, तो यहां भूमध्य रेखी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी बनती है। और इस पर प्रभाव किसका आया, पृथ्वी के घूर्णन का, और घूर्णन के कारण से पवन यहां से क्या करी, गति करी। यहां पर तापमान कम है, यानी तापमान का फिर से कोई प्रभाव यहां पर नहीं देखने को मिला, यानी ये पेटी भी आपकी कैसी है, गति जनित पेटी हमारे बन जाती है। ठीक है, वापस से देखिएगा, हम चलते हैं 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के बीच में। इस क्षेत्र को कहा जाता है उपध्रुवीय क्षेत्र, और उपध्रुवीय क्षेत्र में पवनें चलती हैं, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण से दोनों हिस्सों में बढ़ जाती हैं, और यहाँ की पवनें थोड़ा सा ऊपर उठकर और यहाँ से दोनों भागों में बढ़ती हैं, और यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की और निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट बात आती है कि जब हम यहाँ 85 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में, इधर भी हम जब 85 डिग्री से और ये आपके 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, यहां पर जब हम देखते हैं तो सूर्य की किरणें यहां पर वर्ष भर बिल्कुल तिरछी आती हैं, और तिरछी आती हैं तो तापमान यहां पर क्या रहता है, अत्यंत कम रहता है। और जब तापमान कम होगा तो ये क्षेत्र है आपके ध्रुवीय, और ध्रुवीय क्षेत्र है तो तापमान कम है, तो यहाँ वायुदाब क्या रहेगा, तो यहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब की ये पेटी बनती है। तो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी बनी, तो ये किसके कारण से बनी, तापमान के कारण से। तो ये कैसी है, आपके ताप जनित है। कैसी है ये, यहाँ पर भी हमने कहा कि सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, और तिरछी आने के कारण से ये क्षेत्र हमारा कहलाता है ध्रुवीय, और इस ध्रुवीय क्षेत्र में वायुदाब हो जाता है उच्च, और ये उच्च दाब की पेटी आपके बन जाती है। इनमें अगर आपसे पूछे कि सबसे भारी पेटी कौन सी है,
जिसमें वजन होगा हवा का। वैसे नहीं काटना इस तल को। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी सबसे भारी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बन गया भूमध्य रेखीय, इस कारण से। तो सबसे भारी पेटी होगी ध्रुवीय पेटी। कौन सी होगी? देखो पहली बात तो ये ताप जनित है, ये आपके गति जनित है, ठीक है। तो ये भारी क्यों होगी? क्योंकि यहां पर तापमान बिल्कुल क्या है? कम है। और जब तापमान कम है तो वायुदाब क्या है? उच्च है। और उच्च वायुदाब होने के कारण से यहाँ की पवनें लगातार ठंडी हैं, और जब ठंडी पवनें होंगी तो निश्चित रूप से क्या होंगी? भारी पवनें होंगी। और भारी पवनें होंगी तो उनमें वेट भी ज्यादा होगा। इस कारण से सबसे ज्यादा भारी कौन सी है और सबसे हल्की कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी सबसे हल्की, और ये आपके सबसे भारी है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सी पेटी ताप जनित है, टेम्परेचर जेनेट है? तो एक तो आपके भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, और एक आपके। अब दूसरा प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन कौन सी पेटियां गति जनित हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध की और ये दक्षिणी गोलार्ध की। तो 4 पेटियां कैसी हैं? अब आपसे पूछे, इनको छोड़ दो, अगर आपसे टाइप्स के आधार पर पूछे तो पृथ्वी पर कुल कितनी पेटियां बनी? तो पृथ्वी पर कुल पेटियां बनी 7। कितनी बनी? दूसरा प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की, ये गति और तापमान को नहीं लेना है, इनको लेना है इनके नाम के अनुसार, कितने प्रकार की पेटी बनी? तो 4 तो प्रकार की पेटियां बनती हैं और 7 पेटियां बनती हैं, जिसमें से आपके 4 पेटी तो कैसी हैं? गति जनित हैं, और इनमें से 3 पेटी कैसी हैं? ताप जनित हैं। क्लियर? ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं साहब।